और मैं अभी अपनी वीडियोस निकालो तो मैं हंसता हूँ अपने ऊपर थोड़ा सा फनी हो जाती है वो। जब जब कोई बंदा स्टार्ट करता है तो मैंने कहीं एक दफा एक जगह पढ़ा था, क्रिंज माउंटेन आपको क्लाइंब करनी होती है तो नहीं सिखाया जाता टेक्निकल लॉ जैसे इंजीनियर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए, ये हम भी विक्टिम बनते हैं इस चीज के। ओके कि हमें किताबों के अंदर घुसाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता। जिस टाइम पे आपने कैश फ्लो को इग्नोर किया ना, वही टाइम जवाल का होगा। छोटा सा तो वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो गरीब हैं लोग, वहाँ हेल्प करें लोग। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपको पता है मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अपने चैनल के ऊपर जो बात करता हूँ उसके अंदर डिफरेंट नीशेस होती हैं, बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नीश ये है कि आप अपनी ब्रांड को कैसे सामने लेकर आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और किस तरह से उसको लेवरेज कर सकते हैं। सो ये बहुत क्लीशेड है, बट वी ऑलवेज हियर कि आप अपने जितने भी लोग हैं, यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद। सो मैं तो ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छे लोगों से मिलूं और ना भी मिल सकूं तो एटलीस्ट उनकी पॉडकास्ट सुनूं। तो एक इसी तरह के आज पर्सनालिटी हैं जो मेरे साथ हैं, क्योंकि इनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वही अगेन सोशल मीडिया के थ्रू और थ्रू हिज पर्सनल ब्रांड। सो मेरे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? जबरदस्त। सो तारिक साहब के बारे में तारिक साहब खुद ही बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनके साथ मैंने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, इनके स्टूडियो में जाके। बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो था वो। तो इनकी जो ब्रांड है, इससे पहले इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किए हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ें इनसे पूछूंगा स्पेशली अपने लिए, क्योंकि अब मैं ट्राई करूंगा कि लेट्स से अगली कुछ सालों में, शायद महीनों में, अपनी जॉब से ट्रांजिशन करूं और एक बिजनेस के ऊपर आऊं, या लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ऑलवेज इन माय माइंड। सो आई वुड आस्क some pointers from Mr. तारिक के पता चल सके कि भाई जब आप जॉब से मूव करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें आज बात करेंगे। और इसके अलावा भी तारिक साहब क्या करते हैं और इनका जो पूरा स्टोरी है, अगर आप लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, एंड हिज स्टोरी स्पीक्स आउट वंस आप इनकी लिंक्डइन की टाइमलाइन देखते हैं। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड देन वील कंटिन्यू विद द पॉडकास्ट। बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, आई एम बैरिस्टर क्वालिफाइड इन द यूके। ओके। तो आई वाज practicing law for a long time और still practice law। लॉ फर्म है अभी हमारी लीगल इंस के नाम से। सही। तो 2004 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 2014 में मैंने लॉ फर्म अपनी बनाई। आपने 2004 से स्टार्ट की? 4 से लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की, 2014 में लॉ फर्म बनाई, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सर्विसेज में आ गए हम, बिजनेस। बट आई विल गो बैक अगेन। जब आपने कहाँ से पढ़ा और यूके में कहाँ पर पढ़ा था? उसके बाद यूके में रहे नहीं, आप वापस आ गए। मैंने आपकी लिंक्डइन अगेन देखी थी तो मैं देखा कि वापस आ गए थे। सो वो स्टोरी थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मैंने भी यूके से किया था एंड आई थिंक अराउंड द सेम टाइम मैं भी वापस आ गया था, बट आई प्रोबब्ली हैव डिफरेंट रीजंस टू कम बैक, मे बी यू हैव डिफरेंट। सो ठीक है। तो मेरा ताल्लुक छोटे से शहर से, कमालिया से, पंजाब पाकिस्तान से। तो यूके लॉ करने गया था 1999 में। तो वहाँ पे लॉ डिग्री की, उसके बाद बार एट लॉ किया। तो वहाँ पे फिर आई नेवर थॉट अबाउट स्टेइंग देयर, तो आई वेंट बैक टू लाहौर। लाहौर में जाके मैंने लॉ फर्म के साथ स्टार्ट की अपनी प्रैक्टिस। तो उसके बाद कराची मूव कर गया। कराची से फिर दुबई आ गया। यहाँ पे लीडिंग लॉ फर्म थी यूएई की, तो यहाँ उनके साथ काम करता रहा 3-4 साल। So your family has some background in law? Yeah, you were the only guy. I'm the first person to qualify as a lawyer. Okay, now this is interesting because अभी मैं अपने बेटों से बात कर रहा था, क्योंकि my eldest son is now in Canada। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है। The safest thing to do जब आपको समझ ना आए, क्योंकि आप जब आप बाहर भेज रहे होते हैं तो बहुत सारी और चीजें भी आपके दिमाग में होती है, नॉट ओनली कि पढ़ना क्या है। सो हम ये सोच रहे थे कि चलो ये एक्सपेरिमेंटल एक है, पहला वाला बच्चा हमारा एक्सपेरिमेंटल है, दूसरे को शायद हम लॉ करवाएं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करवाएं या कुछ भी हो सकता है। सो लॉ का पाथ क्या होता है अगर कोई नया बंदा आए? और मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैं पहली दफा किसी से मिल रहा हूँ जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर है। सो मुझे थोड़ा सा उसका पाथ बड़ा सिंपल होता है लॉ का। मेरे लिए ये पाथ था कि आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स। ओके। साइंस में बहुत ही नालायक था मैं। ओके। और बाकी कुछ समझ में नहीं आता था, बस अचानक से लॉ डिसाइड किया तो कर लिया। पाथ बड़ा सिंपल होता है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आप सोशल हैं थोड़े से, यू कैन टॉक एंड यू कैन एनालाइज थिंग्स।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तो पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो लॉ डिग्री आप किसी भी जगह कर सकते हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूके में है, यूएस में, कहीं पे भी लॉ डिग्री होती है इसकी। तो वो करके तो उसके बाद जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की एक डिग्री होती है, इसके बाद अमूमन वो उसको मास्टर्स कहते हैं या डिप्लोमा कहते हैं, तो वो करते हैं। तो इंग्लैंड में बार एट लॉ होता है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए बैरिस्टर कोर्ट की अपीयरेंस में, अगर आप सोलिसिटर के तौर पे काम करना चाहते हैं यूके में या किसी लॉ फर्म में, तो उसके लिए डिफरेंट पाथ है। सो सॉलिसिटर और बैरिस्टर में फर्क मुझे तो इतना भी नहीं पता, क्या फर्क होता है इसमें? कोई अभी कोई खास फर्क रहा नहीं, पहले होता था कि राइट ऑफ ऑडियंस बोलते। सोलिसिटर का काम होता था लॉ फर्म में काम करना, एसेंशली डॉक्यूमेंटेशन का, लीगल एडवाइस देनी, पेपर वर्क करना, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्टिंग। बैरिस्टर्स का काम होता था कि ब्रीफ, अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो ब्रीफ वो सोलिसिटर से लेके बैरिस्टर वुड गो टू द कोर्ट टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। सो क्योंकि हमारे जब भी हम बात करते हैं तो बैरिस्टर एक लेवल अप होता है, इज इट लाइक दैट? एटलीस्ट नाम से लगता है थोड़ा सा उसका रोब दबदबा है। अच्छा, क्वालिफिकेशन का हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में कायदे आज़म वाज बैरिस्टर, तो जो भी बाहर से पढ़ के आता तो उसकी उस लिहाज से ज्यादा वो एक तरह से वैल्यू मानी जाती है, अब कह सकते हैं। ठीक है। तो वो अब अभी ऐसा कोई फर्क नहीं है। सोलिसिटर्स भी कोर्ट में जाते हैं बहुत ज्यादा केसेस में, और बैरिस्टर्स भी जाते हैं। सोलिसिटर्स लेकिन प्राइमरीली अभी लॉ फर्म में ही काम करते हैं। राइट। लेकिन अब वो मिक्स हो गया, दोनों ही जा सकते हैं। सही। तो आपने फिर वापस आया पाकिस्तान एंड यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग? हाँ जी। तो ये वो प्रॉपर प्रैक्टिसिंग जो होती है, जैसे काला कोर्ट कहते हैं, वो उस तरह की प्रैक्टिस? मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस की थी कुछ अर्सा, मुझे पसंद नहीं आई। आई वाज नॉट मेंट टू बी अ लिटिगेटर। राइट। तो लॉ फर्म में मैंने लाहौर में काम किया था, एसेंशियली ट्रांजैक्शनल काम था वो। ओके, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू कोर्ट्स और कोर्ट्स का थोड़ा सा काम किया, तो उसके बाद फिर मैं ट्रांजैक्शंस की तरफ आ गया। M&A जैसे होती, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके। फिर कराची में भी वही, कराची में भी वही था। एंड देन यू केम टू दुबई। दुबई में कहाँ पर किसको ज्वाइन किया था आपने? दुबई में अल तमीमियन कंपनी है, लॉ फर्म है, जो यहाँ की रीजन की सबसे बड़ी लॉ फर्म है। ओके। तो उनके साथ हमें 4 साल। ओके। एंड देन यू नहीं, अभी तो टाइम होगा। हाँ, उसके बाद फिर मैं इन हाउस चला गया। लॉ फर्म में ये था कि जब मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, अमूमन ये ट्रैक होता है कि आप एज अ लॉयर यू ड्रीम टू बिकम अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म। अकाउंटेंसी फर्म्स में भी ऐसा ही होता है। तो मेरे ऊपर ये एक तरह से फीडबैक आता था कि मैं टेक्निकली बहुत साउंड था एज अ लॉयर। अच्छी थी मेरी प्रैक्टिस, मैं अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकता था, ओपिनियंस दे सकता था, लेकिन मेरे अंदर बिजनेस सेंस नहीं था। जीरो। तो मेरी कभी मतलब वो तरक्की होने के चांसेस कम होते थे। पार्टनर बनने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बिजनेस सेंस होना चाहिए, आपको लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। बिल्कुल एक कह लें कि बड़ा टेक्निकली ड्रिवन लॉयर था मैं। सही। तो मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से, कोई आगे चारा नहीं है आपका, अब यहाँ पे कुछ नहीं दाल गलने वाली। जितना है आप उसी लेवल पे उसी लेवल पे रहेंगे आप। तो मैंने कहा चले अब इन हाउस चलते हैं। तो इन हाउस टीकॉम यहाँ पे कंपनी है दुबई होल्डिंग की, तो वो मैंने ज्वाइन कर ली, तो इन हाउस लीगल काउंसिल के तौर पे। ठीक है। तो वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ पे मेरा जो है ना एक तरह से माइंडसेट वो काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया। तो मैं क्योंकि थक चुका था कि अपने आप को एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई बिजनेस सेंस नहीं मेरे अंदर, मैं बात नहीं कर सकता हूँ लोगों के साथ, गैदरिंग्स में बात नहीं कर सकता हूँ, या अपने आप को मार्केटिंग नहीं कर सकता अपनी। तो वो अब मैं, क्योंकि अब मेरे अंदर वो एक तरह से शिकायत थी अपने आप से, फिर मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आई रीच्ड अ पॉइंट व्हेन आई वाज वर्किंग दिस बिजनेस एज एन इन हाउस लॉयर। तो फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। अभी आज तक टेक्स्ट बुक्स के अलावा मैंने किताबें नहीं पढ़ी। ओके। लॉ की बुक्स के अलावा बुक्स नहीं पढ़ी। बहुत भागता था मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ किताबें खरीदी, सेल्फ हेल्प बुक्स ली मैंने, फिर पढ़नी शुरू की। तो वो वहाँ पे मेरा जो है ना माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। तो वहाँ पे अब टेक्निकल लॉयर का जो माइंडसेट वो शिफ्ट हुआ थोड़ा सा। तो वो मैंने कहा यार बिजनेस में कुछ चीज़ होती है। तो मैं आपके साथ बैठा हुआ था, पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि रिच डैड पुअर डैड वाज अ फैंटास्टिक बुक फॉर मी। उसने मुझे समझाया कि भाई एसेट
लायबिलिटी क्या होती है, असल में इन्वेस्टमेंट है क्या, सबसे बड़ी दुनिया की इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने अंदर इन्वेस्ट करना क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना क्या है, बिजनेस को क्रिएट करना क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी ही एक मेरी आंखें खुली उस वक्त। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया कि यार हो सकता है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, आप जब ये बात कर रहे हैं ना तो मुझे भी एक ख्याल आ रहा है, क्योंकि मैं ये हमेशा से समझता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ ना, तो मैंने जितने इंजीनियर्स को देखा है, हमारे इंजीनियर्स का मसला ये होता है कि आइदर वो प्रॉपर इंजीनियर्स हों, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हों, ज़्यादातर हमारा जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर स्क्रीन के साथ होता है। सो वी ऑलवेज आर इंटरेक्टिंग ऑन कंप्यूटर्स, और ज़्यादा इंटर डिपार्टमेंटल भी बात नहीं करते हैं, ज़्यादा एक पीयर थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अगर हमसे कोई बोले कि फाइनेंस से बात करनी है, सेल्स से बात करनी है, तो वो हमारा वो जो कंफर्ट लेवल है उस तरह का नहीं होता। तो आई थॉट के लॉयर्स, क्योंकि उनका तो शुरू दिन से ही जो पब्लिक डीलिंग है वो बहुत ज्यादा होती होगी, तो आई डिडंट नो कि ये इस तरह कभी आपको रोड ब्लॉक्स कहाँ होती है लॉयर्स की पब्लिक डीलिंग, सिर्फ लिटिगेशन वालों की होती है, वो भी कोर्ट में जाके। ओके। बाकी सारे लॉयर्स जो है ना दफ्तरों में बैठे हुए सोलिसिटर, बट क्लाइंट्स के साथ मिलना, क्लाइंट्स के साथ बात करना होता है, लेकिन बड़े ड्राई लोग होते हैं यार लॉयर्स तो। अच्छा। बहुत ही ड्राई होते हैं, मतलब आप किताबें पढ़ पढ़ के, यानी स्टैट्यूट्स या केस लॉ पढ़ पढ़ के बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। लॉयर समझा जाता है कि वो बहुत अच्छा बोलता होगा, बहुत अच्छा इंटरेक्ट करता होगा, लेकिन मैंने देखी हुई है लॉ फर्म्स, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लॉयर्स को जानता हूँ यानी, तो बहुत ड्राई लोग होते हैं यार। राइट। और उनको नहीं सिखाया जाता टेक्निकल लॉ, जैसे इंजीनियर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए, ये हम भी विक्टिम बनते हैं इस चीज के। कि हमें किताबों के अंदर घुसाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, क्रिप्टो ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. तो वो एक सेंस जो है ना, वो जैसे लॉयर का बिजनेसमैन बनना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी लॉयर को आप कहें कि बिजनेस कर ले, मुझे बताएं कितने एंटरप्रेन्योर्स को जानते हैं जो लॉयर्स। सही बात है, बहुत ही मुश्किल होता है। I mean, in my whole life, I'm meeting the first time किसी लॉयर के साथ मैं मिल रहा हूँ, जो कि मतलब लॉयर के साथ वैसे ही नहीं मिला मैं। हाँ। और मैं कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए वैसे। ये हमारा तालीमी सिस्टम ही नकारा है यार। मैं बिल्कुल आई एम सॉरी टू से, जो सिस्टम डिजाइन किया गया है ना, वो टेक्निकल एम्प्लॉइज या टेक्निकल लोगों को माइंडसेट के साथ लोगों को तैयार किया गया है सारा। जो लाइफ को एज अ होल समझना 100%, वो उससे बिल्कुल हमें हटा दिया जाता है। 100%। हमें ये बताया जाता है कि आपने लॉ करना है तो आप लॉयर हैं। अब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी, अपना स्टार्टेड माय ओन लॉ फर्म, तो मैं ड्राइवर के तौर पे काम किया करता था यार। कोई डॉक्यूमेंट होता तो मैं अपनी निसान पेट्रोल के अंदर ड्राइवर के तौर पे लेके जाया करता था। 30-40 किलोमीटर का सफर, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, सस्ता सा डॉक्यूमेंट उठा के मैं ट्रांसलेटर के ऑफिस से क्लाइंट को डिलीवर करना चाहता था। किसी लॉयर को बताएं, लॉ फर्म में अच्छी जॉब करने वाले को, पार्टनर को बता दें, वो तो अपनी कहेगा इज्जत पे हरफ आ गया। 100%। यही चीज बिल्कुल ऐसी होती है। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्रेशन है वो इसी तरह से होती है और हर जगह होती है। एग्जैक्टली। सो यू सेड दैट आप तमीमी के बाद तमीमी के बाद टीकॉम में चला गया, वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया। तो वो एक आइडिया भी जो आया था बिजनेस स्टार्ट करने का, ऑनलाइन लॉ फर्म का था, जो अभी भी माशाल्लाह एग्जिस्ट कर रही है लीगल इंस के नाम से, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर द लीडिंग लॉ फर्म इन द यूएई फॉर एस्टेट प्लानिंग।
ओके राइट अच्छा, वेल्थ स्टेट प्लानिंग के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे, बिल्कुल मैं करेंगे। बिल्कुल एक अलग से पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि स्टेट प्लानिंग आई डोंट नो कि ये पॉडकास्ट पहले आती है या वो पहले आएगी, बट स्टेट प्लानिंग इज समथिंग जो मेरे अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं अपने जी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जब बात करता हूँ बिल्कुल सो वो ये बात आती है कि अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट अकाउंट खोलना है या प्रॉपर्टी को इस तरह से लेना है, या अगर एक बंदा खुद कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर फैमिली को कैसे मूव करेंगी चीजें, तो उस पर हम अलग से एक सेशन रखेंगे, बिल्कुल। बट यस यू कैन कैरी ऑन सो तो दैट। एस्टेट प्लानिंग वी आर द लीडिंग लॉ फर्म। तो उसके बाद यानी लॉ फर्म का आइडिया यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी बीच में थोड़ी सी हाँ बात इधर हो गई। हाँ, तो लॉ फर्म ऑनलाइन स्टार्ट की, रिच डैड से आइडिया आया कि भाई यू कैन क्रिएट अ बिजनेस। देन आई वोक अप वन फाइन मॉर्निंग, हमने कहा कि भाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बना के विल सेल दोज डॉक्यूमेंट्स while doing your day job. जी। Okay. So I had arrangements and I sort of triggered the creation of a website. तो वहाँ पे वेबसाइट बना के हमने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने शुरू किए, और उसके साथ साथ यानी आइडिया विल्स का आ गया हमारे जहन में कि भाई यहाँ पे एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, अगर आप ऑफ कोर्स वी ऑल नो एक्चुअली इन 90% ऑफ UAE's पॉपुलेशन इज एक्सपैट बेस्ड, 10% लोकल्स हैं। तो एक्सपैट्स जितने भी आते हैं यहाँ पे सब के सब लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं। अगर वो फैमिली के साथ आते हैं तो कोई ना कोई एसेट भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, यू एंड अप बाइंग प्रॉपर्टी इवेंचुअली, या कोई और इन्वेस्टमेंट जैसे आप टीच करते हैं इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक में है, इधर कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर यूएई के अंदर एक डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी इंसान को, वो विल ही है, क्योंकि लॉज कॉम्प्लेक्स हैं। we'll talk about this in more detail, Yes. as you've said. तो ये बड़ा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो हमने फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, we had to really grind it. आसान नहीं होता, क्योंकि पहले तो आपको एजुकेट करना है, Exactly. and then you have to gain the business. Exactly. तो वो पहले साल तो कुछ भी नहीं था, दूसरे साल भी बड़ी मुश्किल से we were ब्रेकिंग इवन। तो काफ़ी 5-6 साल तक तो हम तो टीम ही, we were a team of 3 to 4 people, राइट। तो बड़ी एक स्ट्रगल थी हमारे लिए, लोगों को एजुकेट करना, फिर एक मार्केटिंग करनी एक चीज़ की, फिर लॉयर के लिए सेल्समैन होना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहला जो हैट एक लॉयर या कोई भी प्रोफेशनल वो पहनता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो है सेल्स का। सेल्स से सब घबराते हैं, एंड दैट इज समथिंग, बिजनेस का जो क्रक्स है वो सेल्स है, क्योंकि जब तक सेल्स कुछ अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाएगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, एप्पल अगर आईफोन सेल ना कर पाए तो एप्पल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट सेल्स। कोई भी प्रोडक्ट आप बना के बैठे हुए हैं, अगर आपके ड्रॉर पे या आपके शेल्फ पे पड़ी हुई है, उसका फायदा कोई नहीं जब तक सेल ही ना हो। सही। सो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट 2014 नाउ। 2014, यस। तो जब आपने फिर अपनी डे जॉब छोड़ दी थी उस टाइम पर? तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर हमने अरेंजमेंट्स चलाते रहे, फिर एक पॉइंट पे जाके फिर मैंने किया, आई वांट टू मेक श्योर कि भाई फैमिली का, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये इशू होता है कि आपका जो है ना सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम इज वेरी फ्रेजाइल इन दिस सिटी, कि अगर आप इधर उधर जंप करते रहें और यू नॉट स्टेबल, तो वो बड़ा एक रिस्की हो सकता है। मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात हमेशा ये रही कि मैं कभी फजूल खर्च रहा नहीं। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करके 10 साल बाद वी बिल्ट अ टीम, 150 लोग हैं माशाल्लाह, और ठीक ठाक हमारे ऑफिसेज हैं। मैंने अब जाके अपनी गाड़ी चेंज की माशाल्लाह। तो 10 साल वही गाड़ी चलाता रहा। 10 साल वही गाड़ी चलाई आपने? हाँ, उसी गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करता था, उसी गाड़ी में मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। तो वो आई हैव बीन वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन माय स्पेंडिंग ऑलवेज। तो पैसा जोड़ के रखना पड़ता है एंटरप्रेन्योर के लिए, एक पेनी इम्पोर्टेंट। 100%। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मुझे बताएं कि आप जिस वक्त ये ट्रांजिशन कर रहे थे
तो उस टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन आपकी जो सैलरी आ रही थी और जो आपके बिजनेस से पैसे आ रहे थे, वो परसेंटेज वाइज सेम थे या उससे ऊपर चले गए थे या किस लेवल पे थे? तो आई मेड श्योर कि भाई एट सम पॉइंट व्हेन आई एम जंपिंग, उस वक्त मेरे पास सिक्योर हो हर चीज। सही। तो उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, फैमिली के साथ रहना। यहाँ पे आपके भी बच्चे हैं, जी जी, तो आई एम श्योर जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी कि भाई आपके पास क्वेश्चन हो, मे बी ईयर्स क्वेश्चन, 1 साल का क्वेश्चन हो, क्योंकि आपका जो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यू नीड टू बी, यू डोंट वांट योरसेल्फ टू बी इन अ पोजीशन कि भाई अब अचानक से पैसे नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट दिस इज द रनवे दैट यू नीड, राइट? लाइक 1 साल का रनवे, 2 साल का रनवे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। कुछ वैलिडेशन भी होनी चाहिए ना कि आपकी वो आपको देखिए अपना थ्रेशोल्ड आप मेंटेन करें कि भाई आपको मंथली इनकम क्या चाहिए सस्टेन करने के लिए। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी अपनी हाँ, इनकम हो सकता है आपकी इनकम सैलरी बहुत ही ज्यादा आ रही है, तो फिर आपको जरूरत भी नहीं है, मतलब जरूरत इस चीज की कि जमा कितना, आपके पास रिजर्व कितना, एंड योर आइडिया इज वैलिडेटेड और वो चलने वाली चीज है। एग्जैक्टली। सो यू अंडरस्टूड दैट कि जब आप शिप्स चेंज कर रहे थे उस टाइम पर यू अंडरस्टूड कि जो है ना, नहीं ये चलेगा तो मैं जो करने जा रहा हूँ। And family was on, how good was your family and supportive your family was? They've been very supportive. Okay. Thoroughly supportive. बिल्कुल मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया मेरा। Okay. बच्चों ने बड़ा साथ दिया। शुरू में बड़ा मुश्किल था, इनकम जनरेट करनी बहुत मुश्किल होती है। हो सकता है आपका चल जाए, पहले दिन से ही चल जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई हैड टू रियली ग्राइंड। मुझे सेल्स नहीं करनी आती थी, मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी, मुझे सिस्टम्स डेवलप नहीं करने आते थे, मुझे टीम बिल्ड करनी नहीं आती थी। एज अ लीडर आई वाज वेरी पुअर, राइट? मैंने कभी भी टीम मैनेज नहीं की थी, तो मेरे लिए कैश फ्लो मुझे पता नहीं था कैसे मैनेज करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम मैं विल बनाई हमने, तो कभी आज तक जिंदगी में एज अ लॉयर विल नहीं बनाई थी। ओके। तो बहुत सारे नई चीजें जो है ना वो मुझे करनी पड़ी। और मैं सबसे बड़ी जो मैंने फोकस मेरा वो रहता था कि अपने आप को कंटिन्यूसली एजुकेट करता रहूं। राइट। एजुकेट, बहुत सारी किताबें मैंने अंधाधुंध किताबें पढ़ी, बहुत लगातार। तो ये तो जब हसल आप कर रहे, ऑफ कोर्स हसल भी कर रहे थे, बहुत हसल कर रहे थे, दिन रात हसल ही हो रही थी। हाँ, तो उसमें यू वर, अब नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जिस वक्त आप हासिल कर रहे थे तो हाउ वाज इट इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, या उस टाइम पर आप हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे? या क्योंकि नॉर्मली क्लीशेड है, जब मैं बताता हूँ लोगों को अपना रूटीन तो लोग कहते हैं कि यार तुम अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करो, बट आई थिंक विदाउट सेक्रीफाइसिंग अ बिट ऑफ इट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज आप 2 काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 9 to 5 के बाद आप आराम से अपना काम कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लाइफ में सीखी है, वो है हर चीज को साथ लेके चलना। मेरे लिए मेरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसकी केयर करना सबसे बड़ी ड्यूटी है मेरे ऊपर। ठीक है। अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा, यही अल्लाह ताला ने मुझे एक घर दिया है रहने के लिए, ये नहीं रही तो कोई घर नहीं, राइट? बॉडी माइंड की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करता हूँ, राइट? तीसरा आपकी हार्ट की, ऑल्दो मेरा बाईपास हुआ है, मैं स्टोरी अलग बताता हूँ किस वजह से हुआ है। हार्ट इन दिस सेंस इज योर सोशल कनेक्शंस, योर कनेक्शंस विद अदर पीपल, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी क्रिएट करना, लोगों को समझना, सोशल स्ट्रक्चर को समझना, सोल को फोकस। चौथा जो है सोल है, राइट, जो कि आपका रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी चला हूँ पिछले 10 सालों 12 सालों से, जब भी मैंने अपने आप को एजुकेट किया ना, तब से मैं इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलता रहा हूँ। मैंने कोई भी चीज़ किसी भी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी, राइट? मैं डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब 4:30 बजे सुबह उठता हूँ। ओके। तो उस टाइम पे नमाज कुरान पढ़ के, उसके बाद एक्सरसाइज, बच्चों को स्कूल छोड़ता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया बीच में किसी वजह से। फिर ऑफिस का बहुत ज़्यादा मैं रेजिमेंटेड एक तरह से मेरी लाइफ रही, और मैं किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर फूड है तो मुझे खाना पसंद है तो मैं लगातार खाता हूँ। जैसे मछली मशहूर सैमन फिश मैं खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं खाता रहता हूँ लंच टाइम पे। तो वो कुछ लोग नहीं समझते, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना, अपने ऊपर फोकस करना,
अपनी ज़ात को समझना, अपने मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, फैमिली को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाईपास की मैं साथ ही स्टोरी बता देता अब हूँ। मुझे वो पूछना, क्योंकि आपने आपका जब पॉडकास्ट हमारी होने वाली थी तो उससे पहले आपका एक हफ्ते पहले शायद मैसेज आया कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस। उसमें मैंने बेवकूफ़ी कर दी, अपने साथ जुल्म किया। वो ये कि मैं although I've led a very healthy life, at least for the last 15-18 years, तो मुझे ब्लड प्रेशर था बॉर्डरलाइन हाई और कोलेस्ट्रॉल भी था। अब मैं करता क्या था, मैं मेडिसिन लेने से डरता था। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन ले लो यार, ये मसला है। तो मेडिसिन नहीं लेता था। मैंने कहा मैं अपने आप को फिजिकली फिट करके एक्सरसाइज करके मैं उसको बीट कर लूँगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने। और 2020 में मेरे लास्ट टेस्ट हुए थे, आई वाज फाइन। ब्लड प्रेशर का उन्होंने बताया, ईसीजी की उन्होंने, ठीक था सारा कुछ। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट की, लेकिन फिर छोड़ दी मैंने। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिटनेस की तरफ आ गया। अब अचानक से मैं कराता रहा टेस्ट वगैरह, ईसीजी नहीं करवाई थी। अब मेडिकल चेकअप में, रेगुलर चेकअप में आपको जाना चाहिए। 40 क्रॉस किया तो आपको कराना चाहिए। लेकिन अब ये हुआ कि अचानक से मैं 2025 में ईसीजी करवा ली मैं, उसमें एबनॉर्मल रीडिंग आई। तो इस वजह से वो फिर पता चला कराते कराते एंजियोग्राफी को मेरी तीनों आर्टरीज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ओह माय गॉड, ओके। तो मैं अब एक जेनेटिक्स की वजह से है, फैमिली की, और दूसरा ये कि मैं केयर करता रहा अपनी, लेकिन मुझे लगा कि बेवकूफ़ी करता रहा मैं। वो नहीं करनी चाहिए मुझे। सही। फिर वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड, और डॉक्टर्स ने कहा भाई आना जरूरी है नाइफ के नीचे। अच्छा। आपको ना इंसानों की तरह ही आ जाओ पास हमारे। So it's not about that आप जो है ना बहुत ज्यादा उसको इग्नोर कर रहे थे, आप कर रहे थे अपने हिसाब से। बट मैं अपने हिसाब से कर रहा था, क्योंकि मैं भी इस तरह के लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं हम दवा खाएंगे, लेट्स से कोलेस्ट्रॉल की, और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जब हो जाती है ना तो फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ती है मेडिसिन, बिकॉज विदाउट दैट आपकी बॉडी खुद से नहीं उसको प्रोड्यूस कर सकती कि वो उसको कम कर सके। सो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं मतलब ये although I've taken care of myself, लेकिन I didn't take the advice. That was the foolish thing that I did. मैं अभी जो भी मिलता है, मुझे कहता है ब्लड प्रेशर है, मुझे कहता है कोलेस्ट्रॉल है, पहला मैं यही कहता हूँ उसको, जो भी मुझे जिसने भी बात की, भाई खुदा का वास्ता है मेडिसिन ले लो, क्योंकि ये डिजीज है। ये डिजीज है, ये नहीं जाने वाली। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ये जाने वाला है ही नहीं। आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें। ये लेसन बड़ा हार्ड सख्त तरीके से मुझे लेसन मिला है। सही ठीक है। तो आप ये कह रहे थे कि आपने हसलिंग की, आपने बुक्स पढ़ना शुरू की, एंड देन यू चेंज योर माइंडसेट, एंड देन देयर वाज अ पॉइंट कि आपने उसको ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स योर बिजनेस, जो कि आप कितने साल अपने बिजनेस किया होगा इस तरह से, जो इन पैरेलल विद योर जॉब? 4 साल मेरे साथ। 4 साल किया आपने? 4 साल किया। आई थिंक मार्क रूबर इज द गाय। अगर आपने उसका यूट्यूब चैनल देखा, बच्चे बड़े शौक से देखते हैं उसको, क्योंकि ही इज एन इंजीनियर। एप्पल में उसने काम किया है, उसने बड़े नासा में उसने काम किया है। ही हिट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है वो, इंफॉर्मेटिव। और ये इस तरह की जो मतलब आप किस तरह से हाउ थिंग्स वर्क, इस तरह की वीडियोस बनती हैं उसकी। ही हिट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उसके बाद उसने एप्पल की जॉब छोड़ी थी अपनी, एंड देन देयर वाज अ सब्सटेंशियल टाइम कि उसने यूट्यूब की जर्नी रखी थी। तो वो कभी कभी होता है कि आपको टाइम गुजारना पड़ता है। 4 years इज अ आई मीन इट्स अ लेंथ ऑफ टाइम जो आपने गुजारा डूइंग बोथ द वर्क। और मैं भी अभी मुझे भी 4-5 साल हो गए अपना यूट्यूब करते हुए इन पैरेलल। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि 5-5, 6-6, 7-7 साल, 10 साल करने के बाद जो है ना वो मूव करते हैं, क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ भी होता है कि कभी कभी नहीं होता, और कभी कभी कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कि बंदा 1-2 साल के अंदर ही वो मूव कर सकता है। सो 4 years इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आपकी वैलिडेशन भी हो गई होगी, अब सब कुछ उसमें क्लियर था आपको कि, बट बिल्डिंग अ बिजनेस हियर इन यूएई इज एक्सपेंसिव, राइट? क्योंकि वैसे तो टैक्स फ्री है सब कुछ, बट जब आप शुरू करते हैं काम करना तो आपको रिसोर्स हायर करनी है, आपको लाइसेंसिंग लेनी है, आपको जगह की जरूरत होती है। So was it very expensive when you were starting? देखिए ऑफिस था नहीं हमारे पास। Okay. रिसोर्स हमने लाहौर में रखी हुई थी। Okay.
तो अच्छा, ऑनलाइन आपकी था, रिसोर्स यहाँ नहीं थी? यहाँ नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे भाई। ओके ओके। उस वक्त अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था। हम्म। अगर कर पाते एक्चुअली सो इन 10 years फ्रॉम 0 to 150 की स्ट्रेंथ आपकी दुबई में आई है। जी, उससे पहले तो नहीं थी कोई यहाँ जी पर। बिल्कुल। ओके। तो वो रिसोर्स हमने यहाँ पे तब रखी जब वी कुड अफोर्ड इट एट ईज, कि कोई मसला ही नहीं यार। तो उस वक्त था, बूटस्ट्रैपिंग की हमने, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी। जिस कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर के पास हम गए, मैं लाइसेंस लेने गया था, यहाँ पे CSP मॉडल है ना, आपको पता, हम भी CSP हैं, CSP कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर। हमारी लॉ फर्म है, साथ इन जोन है। ओके। लीगल इन्स इज द लॉ फर्म, इन जोन इज द कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर। सही। तो हम जब लीगल इन्स सेटअप करने गए थे जिस कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर के पास, तो उस वक्त दे वर द लीडर्स। नाउ वी सिट neck to neck with them. Yeah, of course. In about 10 years time, you know, I never dreamt कि मैं or the team will come this far. तो वो एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी रही है हमारी। We were very conservative with spending. We are still very very conservative. UAE में आपने क्वेश्चन पूछा कि कंजर्वेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस किसी भी टाइम पे जितना मर्जी हेल्थी हो जाए, यू कैन नेवर बी फुलिश अबाउट योर कैश फ्लो। जब आपने जिस टाइम पे आपने कैश फ्लो को इग्नोर किया ना, वही टाइम जवाल का होता है। तो हर महीना, हर एक दिन बिजनेस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपकी कहीं पे लीकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कॉस्ट एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिजनेस इज ऑलवेज ड्रिवन एंड इज रेज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एफिशिएंसी। कि आपकी जिम्मेदारी एज एन एंटरप्रेन्योर कि भाई आप कितना एफिशिएंट मॉडल क्रिएट करके बैठे हुए हैं। कंपटीशन बेतहाशा है, वेल्स के अंदर है, हमारी कॉर्पोरेट सर्विसेज के अंदर है। आप ईंट उठाएं तो नीचे से निकलता है जी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर। हजारों हैं भाई, मैं सैकड़ों की नहीं बात कर, थाउजेंड्स ऑफ देम, राइट। एंड वी आर टॉप 5 कंफर्टेबली अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट। तो वो बड़ी, एक तो ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह ताला की बड़ी हमारा कोई रोल नहीं होता। मैं बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ में। लेकिन अगर हमारा कुछ रोल है तो हमारी जिम्मेदारी है कि वी आर सेन, बहुत जिम्मेदारी के साथ चलें। हमारी जिम्मेदारी एज एन एंटरप्रेन्योर क्लाइंट्स की तरफ है, हमारे अपने लोगों की तरफ है जो काम कर रहे हैं हमारे। आप फुलिश हो ही नहीं सकते। वो पीपल सी द एंड प्रोडक्ट यूजुअली, और फिर उसको देखकर जो है ना अपना परसेप्शन बना लेते हैं। बट हमेशा जो ग्राउंड अप से ऊपर आ रहे हैं लोग और सस्टेनेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, उनके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, जो पूरी स्टोरी होती है, रोज की एक स्टोरी होती है। तो वो बिल्कुल आप एक दिरहम के ऊपर आपको जान लगानी पड़ती है। एक दिरहम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी कैश फ्लो के ऊपर 0 कॉम्प्रोमाइज लेके चलता हूँ। मेरी आंखें ऐसे खुल जाती, कोई भी एक दिरहम का भी मुझे ऊपर नीचे नजर आए। 100% बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब इस तरह की चीजें, लीकेजेस आप इग्नोर करना शुरू करते हैं, देन इट्स वो हेल होल खुल जाता है उसके बाद। एग्जैक्टली। तो वही, आप जब आपने लीकेज कर दी तो फिर बिजनेस मार्जिन्स बहुत थोड़े होते हैं बिजनेस में, बहुत ज्यादा कंपटीशन। मार्जिन्स छोटे तो मार्जिन्स होते हैं यार। मतलब कितने मार्जिन आप क्रिएट कर, अब जहाँ कॉर्पोरेट सर्विसेज आज के दिन में बिजनेस क्रिएट करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन। रियली मैं समझा था कि इसके तो मार्जिन्स अच्छे होंगे इस आपके डोमेन के अंदर। अंदर की बात बताऊं तो आप रोना शुरू कर देंगे। अच्छा। इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है कि सस्टेन करना पॉसिबल नहीं रहता है जब तक आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढे नहीं अपने मॉडल के अंदर। एक बिजनेस नजर आता है कि भाई आप सारे एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें सक्सेसफुल वो है जो अपॉर्चुनिटीज एफिशिएंसीज की तरफ इंटरनली वो बेहतर तरीके से उसको रन कर रहा है एज अ बिजनेस। सही, यू आर राइट। अच्छा, तो आपने फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आप तो लॉ फर्म की तरफ गए थे पहली दफा में, या आपने ये बिजनेस तो पहला हमारा लॉ फर्म थी लीगल इन्स, तो वहां से विल्स हमने एक नीश पकड़ ली अपनी, उसको आज वी आर लीडर्स इन द यूएई इन विल्स एंड एस्टेट प्लानिंग।
तो वो नीश पकड़ी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ कि भाई कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू होगी। किसी ने कहा यार मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, किसी ने कहा मुझे कंपनी बनानी है, किसी ने कहा मुझे ये करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साथ साथ आते रहे। तो जैसे जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आती रही, तो एज एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को देखना मेरी जिम्मेदारी है। जो भी आप हैं अगर एंटरप्रेन्योर, तो आप एज अ डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योरशिप ही मतलब ही ये है इसका कि आप अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट टाइम। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और सोल्यूशन लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। तो नॉट कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वो तो ठीक है, बट अगर आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्पेस है जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो आप ये, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कहेंगे नहीं छोड़ दो उसको, बट यू कैन लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी और उसके अंदर भी शायद आप आगे कुछ कर सकते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस सेटअप की कुछ रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू होगी। जैसे वेल्स के क्लाइंट थे यूजुअली वेल ऑफ, वेल्थ तो हर एक की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग उनमें प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जैसे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें कंपनी बनानी है। तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कंपनी नहीं बनाई थी जब तक InZone नहीं सेटअप किया हमने। तो हमने कहा चलेंगे ये स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है पहली मरतबा तो मैं एक क्लाइंट के, इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल क्लाइंट, तो उनके ऑफिस में गया, उनकी विल बनानी थी। तो उन्होंने कहा यार तारिक मुझे कंपनी बनानी है। मैं सोचा बनाई नहीं है मैंने बताया नहीं उसे अच्छा, हाँ। मैंने कहा बनाते हैं। हाँ। तो मैंने उनसे समझी बात, उनकी रिक्वायरमेंट समझी, घर आके प्रपोजल भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, किसी और कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर के थ्रू कंपनी बना दी। सही। लेकिन वहाँ पे फिर इस मॉडल को समझ लिया, फिर फौरन कुछ देर से बाद फिर InZone की तख्लीक हो गई। तो वहाँ पे फिर कॉर्पोरेट सर्विसेज में हम आ गए। सही। अच्छा, तो ये फिर उसके बाद से आपकी अब आप इस वक्त करंटली आपकी जो कंपनीज हैं वो किस किस नीश के अंदर काम कर रही हैं? अभी हम लीगल सर्विसेज करते हैं थ्रू लीगल InZone के थ्रू हम करते हैं कॉर्पोरेट सर्विसेज विच इंक्लूड बिजनेस सेटअप प्राइमरीली, लॉट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स, बैंक अकाउंट ओपनिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, टैक्सेशन सर्विसेज, राइट, और ऑडिटिंग की तरफ आ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन यहाँ बहुत बड़ा काम है, वो हम करते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ फिर हम रियल एस्टेट की तरफ आ रहे हैं। तो आइडिया ये है हमारा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो वो उनको सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनको अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है, उनको टैक्सेशन की एडवाइस की भी ज़रूरत है, उनको इवेंचुअली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है, उनको कहीं ना कहीं विल बनाने की भी ज़रूरत है, लीगल सर्विसेज की भी ज़रूरत है उसको। तो उनको हम सारी की सारी सर्विसेज वन स्टॉप शॉप की सूरत में या एक रूफ के नीचे फिर दे रहे हैं। इट्स इजियर के एग्जैक्टली पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है। राइट। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अंदर यूजुअली अभी कुछ दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि यार आप जो हैं अपने इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके थ्रू बिजनेस बढ़ सकता है। उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वी आर हैप्पी वॉट एवर द थिंग इज। थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, अच्छा आई डोंट इम्पोज एनीथिंग, जब इसको समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, वक्त खुद ही समझा देता है चीज़ों को। सो व्हाई डिड यू थिंक एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा एक लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है, और काफ़ी अच्छा मैनेज हुआ हुआ है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है आपकी। सो व्हाई एट व्हाट टाइम डिड यू रियलाइज कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड? इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो ये अचानक से हुआ, आज से तकरीबन 2 साल पहले तो मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, बिल्कुल मेरा कोई भी अकाउंट नहीं था। इवन लिंक्डइन पे एक मेरा अकाउंट था जिसपे मेरी फोटो भी नहीं थी। 2 साल पहले? 2 साल पहले की बात, अच्छा 2-2.5 साल पहले कह लेंगे। तो 2 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। 2.5 साल पहले एक वाकया हुआ, मतलब दफ्तर में मेरी कॉलीग थी, तो उन्होंने पूछा कि आर यू ऑन लिंक्डइन? मैंने सोचा कि यार तारिक किधर हो भाई, हो लिंक्डइन पे? मैंने जवाब दिया यस आई एम। तो शी पुल्ड आउट माय प्रोफाइल, तो कहती है कि इज दिस योर प्रोफाइल? मैंने कहा यस लुक्स लाइक। कहती फोटो किधर है? मैंने कहा फोटो तो नहीं। अच्छा, मैंने अगले दिन ना जो मुझे पहली फोटो नजर आई अपने लैपटॉप पे मैंने चिपका दी। ठीक है, सही। तो वो लिंक्डइन की, तब वो एक तरह से मुझे एहसास हुआ कि यार ये एब्सेंस बड़ी ही शी वाज
promoting the fact that I should be present. भाई होना चाहिए क्योंकि I am running a business. It's very important that people know me. तो उसके बाद फिर एक हमारे InZone की हमने रीब्रांडिंग की थी, लोगो रीब्रांड किया, मैंने एक अचानक से वीडियो बना दी 1-1.5 मिनट की, तो तब मुझे पता चला कि मैं बोल भी सकता हूँ भाई साहब. राइट. तो मैं उससे पहले तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं बोल सकता हूँ. तो मैंने कहा बट कैमरे पे बोल दिया आपने पहली दफा में बगैर किसी हेजिटेशन के. हाँ वो कर लिया, बस हो गया. वरना तो लोग तो क्या एक एग्जांपल है, जस्ट फॉरगेट दैट कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक स्पीकिंग रादर देन किसी पता नहीं क्या था डेथ से भी और स्टेज के ऊपर जो है ना बोलने से डरते हैं लोग कंपेयर टू डेथ. तो correct. इस तरह की कोई स्टार्ट है ये एग्जैक्टली दिस इज ट्रू एंड आई वाज एक्चुअली वेरी बैड एट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. इवन लॉ फर्म में मुझे याद है कि लॉ डिग्री के दौरान एक मोटिंग कंपटीशन में मैं खड़ा होकर मेरी टांगें कांपने लग गई. वहां पे कैमरा चल रहा था, तो लॉ फर्म में मैं मीटिंग्स में बोल नहीं सकता था अपने क्लाइंट्स के सामने. मेरे सीनियर्स आते थे तो वो ही बात करते थे. वो ये थोड़ा मेरे ऊपर धब्बा था कि बिजनेस सेंस नहीं इस बंदे में, कॉन्फिडेंस भी नहीं. तो वो फिर अब ओवर द पीरियड हो गया रिजॉल्व. अब ये वीडियो बन गई. यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली कि यार कर सकता हूँ. आई एंजॉयड इट एक्चुअली, मजा आया उसमें. तो फिर हमने क्या किया, एक वीकली हमने स्टार्ट की 1 मिनट की वीडियो बनानी. और मैं अभी अपनी वीडियोस निकालो तो मैं हंसता हूँ अपने ऊपर, थोड़ा सा फनी हो जाती है वो. तो वो जब कोई बंदा स्टार्ट करता है तो मैंने कहीं एक दफा एक जगह पढ़ा था, क्रिंज माउंटेन आपको क्लाइंब करनी होती है. तो क्रिंज माउंटेन आपने क्लाइंब कर ली ना, तो वो आपको अब तो खैर पीछे देख के क्रिंज लगता होगा, बट वो यू क्लाइंब दैट एंड नाउ यू लुक बैक, इट्स फाइन. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अभी भी अब लर्निंग है, सारी कर ही रहे हैं, बट आई डोंट रियली केयर. नाउ वी हैव द पॉडकास्ट, वी डू मेनी थिंग्स, आई डू अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो फिर उसके बाद फिर सोशल मीडिया की तरफ मैंने अकाउंट्स बनाने शुरू किए, वहाँ पे डालनी शुरू की वो वीडियोस, सारी बात है. अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम डेवलपमेंट शुरू की, ताकि वो वीडियोस शूट करने का भी था इशू. तो पॉडकास्ट की तरफ फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज़ डेवलप होने शुरू हुए. अचानक पॉडकास्ट मैंने कभी सोची भी नहीं थी ज़िंदगी में, ना किसी की पॉडकास्ट मैंने सुनी थी. अच्छा. तो you were a reader rather than listener of हाँ podcast. मैंने नहीं कभी सुना. ये आज से साल पहले आप मेरी देख लें पॉडकास्ट, मेरे ख्याल में अगस्त समटाइम स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल में अराउंड 2024 वो अचानक से स्टार्ट हुई थी. तो उसका बैकग्राउंड ये था कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं अगर मैं खुद चेंज कर सकता हूँ अपने आप को फ्रॉम बीइंग अ लॉयर टू एन एंटरप्रेन्योर, एक बेहतरी की तरफ, या एक कंप्लीट प्रोफाइल चेंज है ये, या एक ट्रांजिशन कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. तो मेरा एक अपने आप से ही वादा था. जैसे मैं अपने कमालिया शहर में, वहाँ पे मेरा ख्वाब है कि एक इंस्टीट्यूशन बनाऊं, छोटा सा. तो वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो गरीब हैं लोग वहाँ पे, हेल्प करें लोग. मैं भी वहीं से आता हूँ. फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास फंडिंग भी है अभी, तो आई नीड रिसोर्सेज देयर. आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प मी टू क्रिएट दिस. अभी आहिस्ता आहिस्ता उस पर बढ़ेंगे तो लोग भी आ जाएंगे, तो विल डू इट. लेकिन फिर ये था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होता ये है कि लोग एजुकेशन ना होने की वजह से मार खाते हैं. तो एजुकेशन अब लोग ज़रूरी नहीं कि बुक से लें, ज़रूरी नहीं है कि किसी से बातचीत से लें, ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट से लें, ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास मीडियम से लें. लेकिन अब क्योंकि अब मैं प्रेजेंट था मीडिया पे, तो मैंने कहा कि पॉडकास्ट कुड बी अ मीन्स. मैंने किसी की वीडियो देखी जहाँ पे एक आइडिया मुझे आ गया कि यार पॉडकास्ट भी कुछ चीज़ है. विद इन अ मैटर ऑफ 3 वीक्स हमने सेट लगा लिया, गेस्ट बुलाने शुरू कर दिया. तो आइडिया ये था कि जब तक मैं अपनी वो वेंचर स्टार्ट नहीं करता हूँ तो ये कर सकता हूँ. राइट. आई कैन स्प्रेड एजुकेशन, आई कैन क्रिएट अवेयरनेस. गॉट इट. तो पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट की थी कि अवेयरनेस क्रिएट हो सके, लोग आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो बात करेंगे.
बात करेंगे तो उसमें से कुछ सीख लेंगे, कुछ हो सकता है ना सीखे, लाइफ चेंज हो सकती है। नो, इट डेफिनेटली चेंज लाइव्स। हाँ, तो अभी गेस्ट एक बुलाया था, वो पॉडकास्ट से उठ के गए, तीसरे दिन उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन करते करते 100% खुद से चेंज हो गए वो। और इसमें क्योंकि यू आर माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड बट समवन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, अगर वो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, इट टेक्स टाइम, बट वंस यू आर एट सर्टेन लेवल, बहुत ऊपर भी नहीं, छोटे मोटे लेवल के ऊपर भी आप आ जाएं, यू कैन अप्रोच पीपल हु आर अनअप्रोचेबल टू यू, एटलीस्ट फॉर आपके सोच भी नहीं हो सकती। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर सिंपली मैं अगर अपनी जॉब में होता या कुछ नॉर्मल कर रहा होता, दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू मी, बट नाउ यस दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और आपकी पॉइंट पर भी डेफिनेटली, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, लाइक यू गॉट एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, बट स्टिल जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, इट क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट अगर आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, इट हेल्प्स द सोसाइटी एज वेल। हाँ, वो देखिए, हम 360 फायदा है लोगों को एजुकेट कर। सबसे पहले बेनिफिशियरी मैं हूँ बाय द वे। आज आप पॉडकास्ट करें, कौन सीख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, मेरी स्टोरी से कुछ जारी बात आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। बिल्कुल। अब मेरे साथ कोई बातचीत करता है मेरे गेस्ट के तौर पे, तो कौन सीखता है? मैं सीखता हूँ, मेरा तो शौक ही लर्न करने का। तो उसके बाद किसी ने देख ली वीडियो यूट्यूब पे या कहीं और देख ली, तो उसका भी हो सकता है भला हो जाए, कहीं पे कोई लाइफ चेंज हो जाए, तो हमारे लिए तो बड़ी बात है भाई, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो पॉडकास्ट इज दैट मींस राइट। सो नाउ दैट ऑल दीज बिजनेसेस आर सेट अप, और आपके वर्टिकल्स हैं, प्लस ये कि आपकी अपने पॉडकास्ट है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, और क्या क्या काम करने हैं जो आपको, मतलब मे बी बाहर से कोई देख रहा हो तो उसको लगे कि भाई ये तो he's at the pinnacle और अब सब कुछ हो गया, इज इट लाइक दैट? ये क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को पिनिकल कुछ भी होता है, मतलब दिस इज जैसे जिंदगी के अंदर या तो आप जवान हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं। देयर इज नेवर अ पॉइंट इन वंस लाइफ कि जहाँ पे आप स्टैग्नेंट कोई चीज बिजनेस में एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। राइट, एब्सोल्युटली। तो या तो आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है, तो हमारे लिए सर्वाइवल का एक जरिया ही आगे बढ़ना है। सही। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी, लोगों को सोल्यूशंस देने पड़ेंगे, सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि क्लाइंट्स और आएंगे, विल हेल्प मोर एंड मोर पीपल। तो बाय द वे, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस बिफोर, बट लेट्स से एआई ने क्या इम्पैक्ट किया, या आप लोग एआई को किस तरह से यूज कर रहे हैं? कुछ एआई पे अभी बहुत ज्यादा तेजी से हमने काम शुरू कर दिया। देखिए, एआई इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। जैसे पहले आया जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, सब ने यूज करने शुरू कर, ऐसे ही एआई भी है। एआई से होना ये कि स्टैंडर्डाइज चीजें, जो क्लैरिकल काम है, जो डे टू डे चीजें मशीन कर सकेगी आपके लिए, आपने मशीन के हवाले कर देने, राइट? मशीन के हवाले कर देने, आपके पास लोग काम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जॉब्स जाएं, और बड़ी जॉब्स जाएंगी, नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी एआई को मैनेज करने के लिए। तो वो अब हम इम्प्लीमेंट इस तरह करें, जैसे वेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू ऑटोमेट एंटायर रिजीम। हर एक क्लाइंट एक्सपीरियंस को हम हो सकता है ऑटोमेट कर दें वेल्स पे। हो सकता है उसका रिजल्ट के तौर पे हमारी मैन पावर के ऊपर इम्पैक्ट आए, उसको एफिशिएंसी की तरफ बढ़ाएं। क्योंकि केक का पाए तो वही है फिलहाल, एटलीस्ट। तो आप जब केक को ऑप्टिमाइज कर देंगे उसको, तो वो तो स्लाइस तो वही है, तो लोग फिर उसमें रिडंडेंट होंगे, तो उनको अपस्किल करेंगे, बेहतर स्किल की तरफ हो सकता है वो इम्प्रूव कर जाए और बेहतर क्लाइंट एक्सपीरियंस देना शुरू कर दें। तो देयर आर मेनी वेज दैट वी कैन लुक एट इट, बट एसेंशियली एआई विल हेल्प अस इन ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी। जो बिजनेस की स्टैंडर्ड चीजें हैं वो एआई के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके कुछ जिन चीज़ों का आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एआई के थ्रू उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, या लोग खुद ही कर लेंगे चैट जीपीटी के थ्रू, या वैसे ही कोई हो सकता है एआई टेक आ जाए, लेट्स से कोई स्टार्टअप आ जाए जो कि जैसे लीगल टेक हैं और जगहों पर भी, तो इस तरह के, या आप लोग खुद सोच रहे हैं कि लीगल टेक कुछ इस तरह से बनाएं कि वो देखिए, उसके लिए चैट जीपीटी इज जस्ट अ मीडियम टू क्रिएट अ फ्यू standardized things. It's for lay people like us
बातचीत करनी है, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन जब बिजनेस के सिस्टम्स की बात करते हैं वो बड़ी स्पेशलाइज्ड एआई होती है। डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है तो यू हैव टू डू द कोडिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। वो कोडिंग नहीं करेंगे आप तो चैट जीपीटी तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, वो बड़ा बेसिक है बाय द वे। हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज है कि भाई हम उससे बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से होगी। अच्छा सही। चले अब मुझे एक चीज बताएं कि लेट्स से मैं अपने लिए पूछूं कि मुझे अब सोचना है कि अपनी कंपनी सेटअप करनी है यूएई में। इस वक्त करंटली मेरे पास एक डिफरेंट किस्म का लाइसेंस है जो कि आई थिंक वंस आई मूव ऑन तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो ई ट्रेड लाइसेंस है। अब मैं दूसरे सो मुझे ये बताएं कि एक बेयर मिनिमम सेटअप क्या हो सकता है फॉर एनी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो बिल्कुल बेसिक्स पे जाना चाह रहा है। देखिए जिसका बैंक अकाउंट भी हो, जिसका लेट्स से बिजनेस बैंक अकाउंट भी हो। बेसिक इट डिपेंड्स बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ठीक है, और आपका फ्यूचर क्या मॉडल है। आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, यू वांट टू हैव अ शॉप और एन ऑफिस स्पेस। लेट्स से मुझे अपने लिए पूछो तो मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन क्या चीज? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे, अच्छा मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी सर्विस दूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी सर्विस दूँ जिसमें कोर्सेज क्रिएट करूँ और वो मैं सेल करूँ। अब जब मैं ये चीज़ एक दफ़ा हो जाएगी ना तो इसमें मैं और चीज़ें खुद से भी कर सकता हूँ। बट ये बेसिक चीज़ है समझने की। बिल्कुल, तो उसमें आप रेलेवेंट एक्टिविटी आपको मिल जाएगी लर्निंग के हवाले से, ओके, ट्रेनिंग की। तो वो आप किसी भी फ्री जोन के साथ कर सकते हैं। तो उसमें नॉर्दर्न एमिरेट्स में, शारजा में है, रास अल खैमा में है ऑप्शंस, फुजेरा में भी ऑप्शंस हैं। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ जाएंगे तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, वीज़ा वाला ऑप्शन ले लें आप। वन वीज़ा पैकेज फॉर एग्जांपल इस तरह होते हैं, तो उसके साथ बैंक अकाउंट आपको खुल जाएगा। यू कैन स्टे एट होम, क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम होम। ओके। और गोल्डन वीज़ा अगर मेरे पास है तो मुझे वीज़ा की जरूरत पड़ेगी? फिर वीज़ा की जरूरत नहीं है आपको। नहीं पड़ेगी। ओके, फिर तो ऑलरेडी वीज़ा है आपके पास। हाँ, तो फिर वो चलता रहेगा और वीज़े की कॉस्ट भी बच जाएगी। तो कितने कॉस्ट आएगी अगर मैं कंपनी सेटअप करता हूँ इसमें? तो यूजुअली अराउंड द चीपेस्ट ऑप्शन यू आर लुकिंग एट अराउंड 5000 दिरहम्स। ओके, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गए अभी तो फ्री जोन्स नॉर्दर्न एमिरेट्स में। हाँ। दुबई के अंदर यू आर लुकिंग एट अराउंड 12,500 दिरहम्स। क्या डिफरेंस होता है? मैंने काफी लोगों से सुना है कि डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है दुबई के अच्छे फ्री जोन में एंड कंपेयर टू लेट्स से अजमान फ्री जोन या शारजा फ्री जोन? देखिए, ये ब्रांड ही है एक तरह से दुबई की। अगर आपको क्लाइंट को इम्प्रेस करना है हाँ। कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं तो दुबई इज बेटर। अगर मैं तो कहीं भी बैठा हूँ मुझे तो एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई मसला नहीं। Okay. आपके फ्यूचर के एक्सपेंशन के ऊपर है कि वो फ्री जोन कितनी फैसिलिटीज दे रहा है आपको, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया हुआ। आगे एक्सपेंड करेंगे तो आपका बिजनेस मूव तो नहीं करना पड़ेगा दूसरे फ्री जोन में। अच्छा। आपके 5 साल 10 साल बाद आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो ऐसा ना हो कि कैंसिल करके लाइसेंस आप लिक्विडेट करके फिर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्केलेबिलिटी किस तरह की होगी जो मैं अभी इन्विजन नहीं कर? मैन पावर की हो सकती है, मैन पावर की हो सकता है। क्लाइंट्स को ऑफिस में आगे आप बिठाना चाह रहे हैं, Okay. आप दिखाना चाह रहे हैं ऑफिस स्पेस, तो हो सकता है मेनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। क्योंकि अगर फर्ज करें आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपको मेनलैंड का ही चाहिए होगा, क्योंकि फिर आप तो साइट्स पे जाकर वो ऐसा जरूरी नहीं, वो नहीं वी होता। कैन लुक इन रेगुलेशंस हैं उसकी। तो वैसे तो मेनलैंड कंसल्टेंसी है एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग। आई डोंट थिंक वो रेलेवेंट एक्टिविटी ढूंढी जा सकती है। फ्री जोन कैन स्टिल वर्क। अच्छा, अगर मैं अपनी इस तरह से बात करूं कि मेरा रेवेन्यू आ रहा है लेट्स से 500,000 दिरहम्स पर ईयर, तो इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरह की आएंगी? टैक्स इम्प्लीकेशन देखिए प्रॉफिट पे होता है, रेवेन्यू पे नहीं होता टैक्स। ओके। रेवेन्यू पे वैट होता है। वैट आप क्लाइंट जब आपकी एलिजिबिलिटी या आपके मैंडेटरी आपका हो गया रजिस्ट्रेशन का वैट का, सो यू विल बी चार्जिंग वैट ऑन, आप इनवॉइस पे 5% वैट ले लेंगे। और आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है 9% अभी इसी साल लोग अब पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो 9% आपके नेट प्रॉफिट पे होता है, रेवेन्यू पे नहीं होता है। ओके, वो भी थ्रेशोल्ड मीट करने पे। थ्रेशोल्ड मीट करने पे, हाँ ठीक है। सो इज इट अ डिफिकल्ट प्रोसेस ये जो क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से ना कि टैक्सेशन के अंदर आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, उससे बुक कीपिंग करवानी पड़ेगी। इज इट डिफिकल्ट प्रोसेस? तो इसीलिए तो हम हैं। हम आसानी के लिए हैं। सही। तो यही ऑब्जेक्टिव हमारा है कि भाई इन जोन में अगर कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है, if we leave the client just like that,
कि भाई आप बिजनेस सेटअप कर दिया हमने, अब जाओ कहीं और जाके अपनी टैक्सेशन की एडवाइस लेते रहो, अपनी बुक कीपिंग की एडवाइस लेते रहो। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ, क्योंकि एक फियर होता है कि भाई नई जगह पे जाके एडवाइस सही मिलनी, सही बंदे पे ट्रस्ट करना। एडवाइजर्स जो आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, बड़ी एक पर्सनल आपकी वो एक अटैचमेंट होती है लोगों के साथ, ट्रस्ट का एलिमेंट, ट्रस्टेड एडवाइजर्स होने चाहिए। तो इसलिए इन जोन के अंदर ही हम सारी चीजें ले आए हैं ऑलरेडी। तो यहीं पे एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिल रही है। राइट, जबरदस्त, सीमलेस एक्सपीरियंस। जबरदस्त। अच्छा, इसी पे ये मैं ना कि एआई जो है वो बहुत सारी चीजें इम्प्रूव तो कर रही है, बट जो ह्यूमन टच है ना वो तो नहीं है एआई के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को ह्यूमन टच चाहिए होता है, बातें करना चाहिए होता है लोगों से। जैसे अभी बहुत सारे प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो प्रॉपर्टी को इजी कर रहे हैं, चाहे वो एक्विजिशन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल ओनरशिप हो। बट जो लोगों को चाहिए वो बेसिकली एक ह्यूमन से इंटरेक्शन चाहिए, करेक्ट, जो अच्छी तरह से बात कर सके उनसे। देखिए मेरे ख्याल में लोग भी समझ जाएंगे जब 2-3 साल तक एआई मैच्योर हो जाएगी, बिजनेसेस के अंदर अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, लोगों को भी समझ आ जाएगी कि भाई किस चीज़ पे एआई ने इंटरेक्ट करना है, किस चीज़ पे ह्यूमन बीइंग विल बी इन टच। तो वो मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स चीज़ें ह्यूमंस विल हैंडल कॉम्प्लेक्स थिंग्स, एआई विल हैंडल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयरली कॉम्प्लेक्स, वो भी हैंडल करेगी, लेकिन जहाँ भी ह्यूमन बीइंग की जरूरत होगी वो आएगा सामने। सही सही, जबरदस्त। चलें तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। और आई विल आस्क द ऑडियंस कि आपको लिंक्डइन पे फॉलो करें, क्योंकि आपका बड़ा जबरदस्त इंसाइटफुल कंटेंट होता है। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि जब ये पॉडकास्ट आती है तो आपके लिंक्डइन पे जो फॉलोअर्स की कितनी, क्योंकि मैं हमेशा ये पूछता हूँ, आई वांटेड टू सी कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो आता तो है इम्पैक्ट, बट आई वांट टू सी दैट टुवर्ड्स द एंड। डू वांट टू से समथिंग? जी, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया बात करने का। आई होप कि लोगों को ये बातें अच्छी लगी हो। मैंने अपनी स्टोरी या आपकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको नहीं, अच्छा, एक अच्छी बात ये कि आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, तो उससे मुझको चीजें इजी लगने लगी। मतलब मुझे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था जो ट्रांजिशन मैं सोच रहा हूँ करने का। जी। तो उसके लिए इतना मुश्किल मुझको वो लग नहीं रहा जितना, मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि 4 साल बाद आपने ट्रांजिशन किया, तो मुझे भी अच्छा खासा टाइम हो गया ऑलरेडी। तो वो एक टाइम आएगा, टाइम आ गया छलांग मारने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू वेरी मच।